So good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? Very good morning, कन्हैया. कैसे हैं आप? कल की क्लास में हमने थोड़ा पढ़ा था, राइज ऑफ रीजनल पावर्स पढ़ रहे थे हम, और राइज ऑफ रीजनल पावर्स में बंगाल पढ़ा, और थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया था अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी. तो आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. और बस इतना हमें ध्यान देना है कि अब क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, सो वी नीड टू कवर द सिलेबस, है ना. थोड़ा सा लिखने पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और अभी जो पोर्शन चल रहा है दैट इज़ फैक्चुअल मेनली. तो फिर भी कोशिश करूँगी कि इसके साथ जितना कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया जा सकता है उतना कॉन्सेप्ट कनेक्ट करेंगे, और फिर जो मेन जो डेटा है आपके लिए रिक्वायर्ड फैक्ट वाला उसको प्रोवाइड करेंगे. उसको थोड़ा सा याद करना. कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ ये फैक्चुअल ज़्यादा हो गया. तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिफरेंट बैटल्स होती हैं, बंगाल के साथ हुई, फिर खुद फ्रेंच जो कंपनी थी उसके साथ बैटल हुई, जिन्हें हम एंग्लो फ्रेंच वॉर्स या कार्नाटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं. उसके बाद जैसे एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, एंग्लो सिख वॉर हैं. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए जो रीजनल पावर्स थी उन रीजनल पावर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट किए, ठीक है. और उनकी जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसमें वो क्या कोशिश करते थे कि या तो जो भी रीजनल पावर है या जो भी अथॉरिटी है उसके साथ एक फ्रेंडली कनेक्शन डेवलप हो जाए, ठीक है. और अगर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है तो फिर उनके साथ उनको फोर्स किया जाए कोई ट्रीटी साइन करने के लिए, और अगर ट्रीटी भी वो लोग साइन नहीं करते हैं देन वॉर. तो जहाँ जो अप्रोप्रिएट लगा उनको उस मेथड को उन्होंने अपनाया, ठीक है. और मेन उनका पर्पस बस यही था, अभी तक उनका मेन पर्पस यही था कि मोर एंड मोर बेनिफिट्स एंड मोर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. तो अभी मेजर जो उनका पर्पस था वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए था, ठीक है. ट्रेड प्रिविलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लेने थे, ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपना इनकम, ये समझ लीजिए कि जैसे कल शायद आपकी क्लास में ही डिस्कस किया होगा या किसी और क्लास में डिस्कस किया कि जो एशिया से पूरा ट्रेड हुआ करता था उस पूरे ट्रेड का 60% ऑफ द टोटल ट्रेड फ्रॉम एशिया के टोटल ट्रेड का 60% सिर्फ बंगाल से जाता था, ठीक है. तो बंगाल का ट्रेड उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है. और ऑल ओवर इंडिया जब उन्होंने देखा कि अकेले बंगाल से इतना बेनिफिट है तो पूरे के पूरे भारत पर अगर इकोनॉमिक कंट्रोल उनका हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, उसी के लिए उन्होंने हमेशा एफर्ट्स लगाए, ठीक है. वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, मोहम्मद इकबाल, सुनील, ठीक है जी. एडीओ साहब वेरी गुड मॉर्निंग. सही है, ठीक है. तो ये उनके मेथड्स थे. तो कल हमने बंगाल को डिस्कस किया था, आज उससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं. बंगाल से रिलेटेड 2 बैटल्स हैं, उनका बैकग्राउंड थोड़ा हमने कल डिस्कस कर लिया था. तो कौन कौन सी मेजर बैटल्स थी? एक थी बैटल ऑफ प्लासी, कब हुई थी? 23 जून 1757, ठीक है. इसका बैकग्राउंड हमने पूरा कल डिस्कस कर लिया था. हाँ जी, अभी देखते हैं कि एंशिएंट और मिडिवल कौन पढ़ाएगा. अच्छा ठीक है, एक बार बात कर लेंगे, जो टेक्निकल टीम है उनको बोल देंगे कि कल की क्लास को एक बार चेक कर लें वो, ठीक है.
चलिए अभी हम टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई थी। इस तरफ एक जो पार्टी थी दैट वाज द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, और नाम क्या था उनका? सिराजुद्दौला। इसी तरीके से आपको अपना नोट्स बनाना है, ठीक है। सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे बैटल ऑफ प्लासी में। और जो सेकंड पार्टी थी इसमें, उसमें कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट कर रहे थे चार्ल्स वॉटसन। चार्ल्स वॉटसन वो सपोर्टिंग हिम। तो कभी मान लीजिए पीटी में क्वेश्चन आ जाए आपके, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से नाम है, ठीक है। ठीक है गौरव, बिल्कुल इसको आपकी बात को कंसीडर किया जाएगा। सो रॉबर्ट क्लाइव एंड चार्ल्स वॉटसन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। अब इन्होंने अपने साथ जिन लोगों को मिलाया था कॉन्स्पिरेसी में, वो लोग कौन कौन थे? ठीक है, तो कॉन्स्पिरेटर्स और या इनके जो अलाइज थे, इनके अलाइज में किस किस का नाम आ जाएगा? सबसे पहले मीर जाफर। और ये मीर जाफर कौन थे? कमांडर इन चीफ, ठीक है, या मिलिट्री कमांडर वी कैन से, या मिलिट्री हेड। ऑफ बंगाल। फिर इनके बाद इनके बेटे थे मीर मिरान, उनका नाम था जाफर्स सन। फिर राय दुर्लभ जो थे ये नवाब के ये समझ लीजिए कि जो चीफ ऑफ द ट्रेजरी होता है या फिर जिसे हम कोष अध्यक्ष बोलते हैं, वो थे ये, ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है राय बल्लभ, ठीक है। तो ये भी फाइनेंस से रिलेटेड ही थे। और इनके जो बेटे थे राय बल्लभ, इनके बेटे का नाम था कृष्णदास। और कृष्णदास ने क्या किया था? बहुत सारा रेवेन्यू जो था, जो नवाब के खजाने में जो जमा करना था, उसको जमा करने के बजाय उन्होंने क्या किया? उसको लेकर भाग गए। और कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गए, ठीक है। सो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि ये राय बल्लभ के बेटे हैं और इन्होंने बहुत सारा मतलब एक करप्शन किया है। और जो ट्रेजरी का जो रेवेन्यू था, ट्रेजरी के हिस्से का जो रेवेन्यू था, उसको लेकर ये भागे हैं। लेकिन फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है, उसको असाइलम दिया। एंड दैट वाज द वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृष्णदास को सपोर्ट किया, उसको असाइलम दिया, शरण दी। इसलिए भी ये भी एक बड़ा कारण बनता है बैटल ऑफ प्लासी का, ठीक है। इसके बाद जगत सेठ और एक नाम आता है ओमी चंद भी बोलते हैं और अमीर चंद भी बोलते हैं, ठीक है। अमीर चंद लिखा हुआ आ जाए नाम, या फिर ओमी चंद, क्लियर। सो ये कुछ मेजर लोग थे, लाइक मीर जाफर हो गए, ये ध्यान रखना है। राय दुर्लभ, राय बल्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद। एक नाम और लिख लीजिए, उनका नाम था यार लुत्फ खान। ये भी मिलिट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, मिलिट्री ऑफिसर थे यार लुत्फ खान, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन बनेगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यही कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किया। तो उसमें ये कुछ नाम आएंगे। और मीर मिरान वो थे जिन्होंने, जब सिराजुद्दौला युद्ध से भाग गए थे, जब उन्होंने देखा कि जो है अराउंड 1/3 आर्मी डिडंट टेक पार्ट इन द बैटल, जो मीर जाफर के कंट्रोल वाला जो वो कहें कि मिलिट्री विंग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो मीर जाफर
के कहने पर वो तो युद्ध में शामिल ही नहीं हुए, मतलब युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए लेकिन शामिल नहीं हुए, लड़ने से इनकार कर दिया। तो जब ये चीज़ सिराजुद्दौला ने देखी कि मेरी तो मिलिट्री बहुत सारी ऐसी है जो युद्ध में शामिल ही नहीं हो रही, और कहा जाता है कि इनके पास कुछ तोपें भी थी, गोला बारूद भी थे इनके पास, सिराजुद्दौला के पास, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो कहते हैं ना दुर्भाग्य ऐसे ही आता है ना, कभी कभी कुछ मिसहैपनिंग होनी होती है तो सब कुछ आपके अगेंस्ट में ही हो जाएगा। तो खुद के दरबार के लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में हो गए, खुद नवाब के अगेंस्ट में हो गए, और कहा जाता है जब बैटल के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी, गोला बारूद बिल्कुल बैटल फील्ड में पहुंच गया था, ठीक है, और उसी समय बारिश हो गई, उससे कुछ समय पहले बारिश हो गई, और बारिश होने की वजह से जो गोला बारूद था, जो गन पाउडर वगैरह होता है जो तोपों में इस्तेमाल होता है, वो भीग गया पूरा, और भीगने की वजह से वो यूज़ नहीं हो पाया। तो फिर वो युद्ध उनका ऑलरेडी कमज़ोर पड़ गए, और जो उनकी जो मिलिट्री थी वो भी बहुत सारी मिलिट्री ने तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया युद्ध में। तो मोर और लेस वी कैन से कि जो सिराजुद्दौला का जो ये कहें कि जो साइड था बहुत वीक हो गया, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। जब कभी कभी पता है क्या होता है कि सामने वाले दुश्मन से कभी इंसान नहीं हारता, ठीक है, हार उसकी तब होती है जब उसके अपने दुश्मनों की तरफ जाके शामिल हो जाते हैं। सो दैट ये हमारी हिस्ट्री भी इस चीज़ की गवाह है, और कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान है इन दो लोगों का। राय दुर्लभ इतिहास के वो इंसान माने जाते हैं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, और इन्हीं की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के उस समय के सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस प्रोविंस में अपना कब्जा जमाने में सक्सेसफुल हो गए, और वहीं से उनको वो हिम्मत मिली, वहीं से उनको वो राजस्व जो रेवेन्यू था, एक तरीके से खजाना ही था उनके लिए। तो जो सक्सेस उनको बंगाल ने दी, जो रेवेन्यू बंगाल ने दिया, उस बंगाल के रेवेन्यू से उन्होंने पूरे भारत के अंदर जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, जहाँ जहाँ लड़ाई कर रहे थे, उसका खर्चा निकाला है उन्होंने। तो ये मान के चलिए कि बंगाल किसी खजाने से कम नहीं था, वो कुंजी थी भारत की, और वो इन कुछ दो चार लोगों की वजह से चली गई। तो राय दुर्लभ का नाम बहुत ज्यादा माना जाता है इसमें, ठीक है, करप्शन के लिए इनको जाना जाता है। तो सिराजुद्दौला इसमें हार गए, ही वाज डिफीटेड। तो ये हुआ बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद रिजल्ट क्या रहा, तो फटाफट रिजल्ट लिखते हैं। ये सभी आपने नोट कर लिया, आई होप ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, और देखो साथ में याद करने की कोशिश करना। अब लिखते हैं इसका रिजल्ट। अच्छा, मैं भी आर सिंपल बनाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी क्या होता है ना, देखा देखी वैसी आदत हो जाती है। आप लोग, हालांकि आपको तो पीटी देना है, लेकिन मान लीजिए बीपीएससी का भी आप पेपर दें, यूपीएससी का भी कभी एग्जाम दे रहे हैं, तो आंसर राइटिंग जब होती है ना, तो उसमें कभी भी इस तरीके के डिजाइनर वर्ड्स नहीं लिखते हैं, सेल्फ अल्फाबेट्स इस तरह डिजाइन में नहीं बनाते, एकदम सिंपल लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका रिजल्ट अब क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से भाग रहे थे, एंड ही वाज किल्ड बाय मीर मीरान। सो पहला पॉइंट यहां पर लिखिए, सिराजुद्दौला was killed by मीर मीरान। और मीर मीरान कौन थे, हम पहले ही लिख चुके हैं, सन ऑफ मीर जाफर, ठीक है। उसके बाद मीर जाफर बन गए बंगाल के नवाब। मीर जाफर बिकम नवाब ऑफ बंगाल। ही वॉज द फर्स्ट डिपेंडेंट नवाब, मतलब ये कह सकते हैं कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर डिपेंडेंट होने वाले या उनके पपेट नवाब थे पहले, ठीक है। अब मीर जाफर ने क्या किया, क्योंकि नवाब बन गए हैं, कभी तो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे और अब पूरे बंगाल के राजा बन गए, नवाब बन गए किसी के सपोर्ट से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट से, तो अब उनको रिवॉर्ड तो देना ही था इन्होंने। तो क्या रिवॉर्ड दिया, जल्दी से बताइए, मीर जाफर ने क्या रिवॉर्ड दिया, बोलो, मीर जाफर ने क्या रिवॉर्ड दिया? लिखो, मीर जाफर प्रोवाइडेड
मीर जाफर प्रोवाइडेड फंड्स टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, या हाईलाइट कर देना, फंड्स टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर इट्स कैंपेन्स इन साउथ इंडिया। अच्छा, साउथ इंडिया का यहाँ पे जिक्र आया है कि साउथ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैंपेन्स चल रहे थे उनके लिए फंडिंग की इन्होंने, ठीक है। तो साउथ इंडिया में कौन सा एरिया था जहां पर इश्यूज चल रहे थे? कार्नाटिक रीजन वाला चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में कार्नाटिक वॉर्स, मतलब कार्नाटिक वॉर भी, उसके बाद मैसूर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्नाटिक, मैसूर, इस तरीके से लिख दीजिए, हाँ, ठीक है। और कहा जाता है लगभग, मतलब जब तक वो नवाब रहे उन्होंने अराउंड 1.7 करोड़ रुपए दिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस टाइम पे करोड़ों की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट लिखो द जमींदारी राइट्स, जमींदारी राइट ओवर 24 परगना also given to British East India Company, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है? जमींदारी राइट ध्यान रखना है, और दूसरा यहाँ पे एरिया का नाम याद रखना है, 24 परगना। 24 परगना वाज द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है। हाँ, 24 परगना एक जगह का नाम है, तो वहां के जमींदारी राइट दे दिए थे। अब देखो जमींदारी राइट का मतलब क्या होता है? जमींदारी राइट का मतलब ये होता है कि किसानों से जो अथॉरिटी है वो राजस्व वसूला करती थी। तो अब अथॉरिटी या तो खुद से अपना एक ऑफिशियल एक हायरार्की क्रिएट कर दे, है ना, या फिर जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जिनका सोशली थोड़ा स्टेटस अच्छा हो, जिनका समाज के ऊपर दबदबा बनता हो, तो उनको बोल दिया जाए कि ये जो प्रॉपर जमीन है, इस जमीन से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू आप कलेक्ट करिए। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार क्या हो जाएगा? जमींदारी हो जाएगा। जमीन से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट हो गया जमींदारी। अब उस, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट लगाए हैं, तो अब जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका कुछ पार्ट आप अपने सैलरी के रूप में रख लो, या फिर अपना एक तरीके से क्या कहते हैं उसका अपना एक हिस्सा रख लो, ठीक है, कमीशन, और बाकी क्या हो जाएगा वो नवाब के पास चला जाए, ठीक। तो यहां पर किसको जमींदारी राइट दिया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सोचिए, उनको कोई अनुभव नहीं है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ना वो यहाँ के लोकल थे। उसके बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही 24 परगना का रेवेन्यू राइट दिया और वहां से उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो टाइम था जब उन्होंने 24 परगना रीजन से जब उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया, तब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि जितना हम ट्रेड में मुनाफा कभी नहीं कमा पाए, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा मुनाफा तो यहाँ के एक रीजन से सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का है। मतलब आपको ना कोई गुड परचेज करना है, ना कोई गुड सेल करना है, ना उसके ऊपर बेनिफिट कमाना है। मतलब पहले ट्रेड में क्या होता है, कहीं से कुछ चीजें खरीद रहे हैं, भारत से खरीद रहे हैं, उसको ब्रिटेन में बेच रहे हैं, ब्रिटेन से खरीद रहे हैं, भारत में बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर मुनाफा ही तो कमा रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ना कुछ खरीदना ना कुछ बेचना, लोगों की फसल है, बस उनसे पैसे वसूल करने हैं, ठीक है, और उसका एक हिस्सा अपने पास रख के और फिर बाकी नवाब के पास पहुंचा देना है। तब उनको रियलाइज हुआ यहाँ पे तो इतनी प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी अच्छा था, तो यहाँ तो रेवेन्यू क्या है, मन मर्जी है, क्योंकि यहाँ तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, यहाँ तो कोई लागत ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपने एफर्ट लगाने हैं बस। कोई वस्तु के ऊपर ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करने में तो बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ से उनके दिमाग में और ज़्यादा लालच आया, और उनके दिमाग में क्या है, अब ज़्यादा ज़्यादा एरिया के हमें रेवेन्यू राइट्स और मिलते रहें। तो ये हो गए रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लेगा कि भाई बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन सा रीजन दिया गया है। तो मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड भी आए तो जमींदारी राइट ओवर 24 परगना या 24 परगना, और जो है फंडिंग किया लगभग मोर देन
अराउंड 1.7 करोड़ की फंडिंग हो गई थी। साउथ, ये ध्यान रखना कहाँ के लिए, तो साउथ इंडिया में जो मिलिट्री कैंपेन्स चल रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको फंड किया जा रहा था। अब देखो, भारत का एक प्रोविंस भारत के ही दूसरे क्षेत्र में ब्रिटिश का अधिकार हो जाए, इसके लिए फंड कर रहा है। इसीलिए तो भारत गुलाम हो गया। क्यों? क्योंकि रीजनैलिटी थी, नेशनलिज्म नहीं था। आज भारत में इतने स्टेट्स हैं, आज किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट में यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज नेशनलिज्म ज्यादा है, उस समय रीजनैलिटी ज्यादा थी। तो वहां पर क्या सोचा जा रहा था कि ठीक है, हम फंड कर रहे हैं, तुम साउथ इंडिया में तुम अटैक करो, हम देंगे तुम्हें पैसा, ये चीज। तो ये हो गया रिजल्ट। अब इसके बाद लिखिए बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर रीजन ये कहाँ पर है? ये बिहार में है, नियर पटना। और ये बैटल कब हुई? 22 अक्टूबर 1764, 22 ऑफ अक्टूबर 1764। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। तो इसमें भी देख लेते हैं, जो फर्स्ट पार्टी थी इसमें कौन था? इसमें बंगाल की साइड से कौन लड़ रहे थे? अब यहाँ पे दो पार्टीज बनी, उसमें भी अलायंस बने, इनका अलायंस बना। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन थे? बंगाल की तरफ से कौन थे? मीर कासिम। उसके बाद इन्होंने अलायंस बनाया था किस किस के साथ? अवध के साथ और मुगल्स के साथ। तो अवध की तरफ से कौन थे? शुजाउद्दीन, सुजाउद्दौला। ठीक है, उसके बाद मुगल्स की तरफ से कौन थे? शाह आलम सेकंड थे। तो एक तरफ ये तीन लोग हो गए, अलायंस बन गया इनका। बिल्कुल सुनील, दैट वाज द आई ओपनर इंसिडेंट। सो यहाँ पे ये तीन हो गए। कौन कौन? अवध की तरफ से कौन हो गए? सुजाउद्दौला। देखो यहाँ पे ध्यान देना है, अभी अभी मैं भी जब लिख रही थी तो मेरे मुंह से क्या निकला? सुजाउद्दीन। ऐसा नहीं करना। ठीक है, सुजाउद्दीन कौन थे? बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और ये सुजाउद्दौला हैं। क्लियर? ये सुजाउद्दौला हैं, अवध के नवाब हैं, जो बैटल ऑफ बक्सर में शामिल हुए थे। उसके बाद इधर साइड से कौन थे? तो यहाँ पे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको लीड कौन कर रहा था? तो इट वाज लेड बाय हेक्टर मुनरो। ठीक है, अब इस बैटल का क्या रिजल्ट रहा? ये कंबाइंड फोर्स थी और यहाँ पे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इसका रिजल्ट क्या रहा? व्हाट वाज द रिजल्ट? तो यहीं पे हम रिजल्ट भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखिए रिजल्ट। तो ये डिफीटेड कंबाइंड फोर्स वाज डिफीटेड। ठीक है, और इसका फ्यूचर आउटकम क्या रहा फिर बाद में? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट? तो ये मान के चलिए कि बैटल ऑफ प्लासी ने भारत में ब्रिटिशर्स के फेवर वाले नवाब बनाने शुरू किए थे, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का राजा बना दिया था। ठीक है, सो भारत का सबसे पावरफुल और प्रॉस्पेरस जो प्रोविंस था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, और यहां से बिगिनिंग मानी जाती है। इट इज कंसिडर्ड, लिखो, इट इज कंसिडर्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना इंडिया, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे लिख देना इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, बिकॉज दे वॉन द बैटल। हाँ, सुजाउद्दौला फ्रॉम अवध।
ये यहाँ पे मेंशन करो जल्दी से। तो रिजल्ट इसका क्या रहा कि ये जो कंबाइंड फोर्स थी ये हार गई, और आउटकम इसका या फिर लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ कि इसे एक शुरुआत माना जाता है भारत के मतलब इतिहास के नज़रिए से, कि भारत में जो पावर थी जो कभी भारतीयों के हाथ में हुआ करती थी, अब वो ब्रिटिशर्स के पास जा रही है। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया। अब इसका एक रिजल्ट रहा, क्योंकि अब वॉर है, अब हारने वाले को संधि तो साइन करनी पड़ेगी, कोई ना कोई इनकी कंडीशंस तो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब लिखते हैं ट्रीटी। तो ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कोई ऐसा तो नहीं जिसका ये लिखना, ये नोट डाउन करना छूट गया हो, इसको कंप्लीट कर लेना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लिखो, एक पॉइंट लिख लो पहले। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद was signed by Robert Clive and Shah Alam II ठीक है। और इसमें थर्ड पार्टी जो साइन करने वाली थी बाद में, दैट वाज, उसको भी लिख सकते हो, नवाब ऑफ अवध। 3 कंसर्न्ड पार्टीज ने इसको साइन किया था। मेनली कौन कौन हो गए? बंगाल, सॉरी, अवध के नवाब हो गए, और उसके बाद मुगल बादशाह, और अच्छा स्लाइड चेंज हो गया, देखो ये जो ट्रीटी थी ये साइन हुई अराउंड माना जाता है 12th of August, ठीक है। एंड इट वाज कंक्लूडेड, लिखो, इट वाज कंक्लूडेड फ्रॉम, concluded on 16th August. It was signed by 3 concerned parties and these 3 concerned parties were Shah Alam II, मतलब मुगल, उसके बाद शुजाउद्दौला from Awadh and Robert Clive. ठीक है। और ये जो ट्रीटी है इसे टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, ठीक है। हाँ, सो इट इज कंसिडर्ड, लिखो, इट इज कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट सॉरी, टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इसके कंडीशंस लिख लेते हैं। मेजर टर्म एंड कंडीशंस क्या थी? हाँ ठीक है। सो इसको इंडियन हिस्ट्री का एक तरीके से मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जहां से ब्रिटिश बहुत पावरफुल पॉलिटिकली, मतलब ये कहें कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में यहाँ पर उभर गए। तो इससे पहले तक तो एक ट्रेड करने वाले एक कंपनी ही हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब एक पॉलिटिकल जो है पार्टी के रूप में ये सामने आए, ठीक है,
एक अथॉरिटी के रूप में। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसने साइन की, कब साइन हुई, कब से कंक्लूड हुई, ये सब हमने लिख लिया। अब इसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या थी। तो जो मेजर हैं जहां से क्वेश्चन बनता है उसको लिख लेते हैं। जैसे अगर अवध की बात की जाए तो अवध से इन्होंने क्या डील की, अवध से ये कहा कि क्योंकि तुम हार चुके हो तो एक तो ये हो सकता है कि तुम्हारा अवध जो है वो पूरा का पूरा हम कैप्चर कर लें, और अगर तुम चाहते हो कि अवध तुम्हें तुम्हारा लौटा दिया जाए तो उसके बदले में तुम्हें युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा और तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई तुम हमेशा ब्रिटिश के फेवर वाले या उनके दोस्त बनकर रहोगे। तो ब्रिटिश चाहते तो अवध को पूरा उसी समय अनेक्स कर सकते थे, दे कुड अनेक्स द टेरिटरीज ऑफ अवध, लेकिन वो काम वो करने के बजाय उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव बड़ा दिमागदार इंसान था, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे इंडिया की पॉलिटिक्स में सीधे सीधे एंटर करने के बजाय, क्योंकि एक जगह की जब आप पूरे अथॉरिटी ले लेते हो तो फिर क्या हो जाएगा, मेन फोकस, क्योंकि उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो उनकी नजर उस समय किसी एक टेरिटरी पर पूरा अधिकार करने की नहीं, ठीक है, पूरा भारत था। तो वो क्या चाहते थे, पहले ग्राउंड तैयार हो जाए, पूरा भारत उनके कंट्रोल में आ जाए, फिर उसके बाद एक जिसे कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक जैसा जो है प्रशासन लागू किया जाएगा। तो ये चीजें अब धीरे धीरे इनके दिमाग में आने लगी। हाँ, गौरव बैटल में लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो और ट्रीटी की रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना वो बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, तो सबको ये लग रहा था जैसे ही युद्ध जीते, है ना, क्योंकि ये युद्ध इतना, मतलब ये बैटल इतनी नॉर्मल नहीं थी। अगर सिर्फ बंगाल के नवाब हारे होते तो अलग बात थी, तो नॉर्मल होती तो शायद हेक्टर मुनरो ही उसको डील कर लेते ट्रीटी को, अगर उसके साथ सिर्फ अवध भी होता तो भी शायद हेक्टर मुनरो डील कर लेते। लेकिन आप सोच के देखिए कि जिस बैटल में हिंदुस्तान के बादशाह हार गए हों और हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल और एक तरीके से प्रॉस्पेरस प्रोविंस वो हार गया हो, अवध हार गया हो, जो गंगेटिक प्लेन का इतना बड़ा रीजन है जहां सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है, ये इतने तीन मेजर पार्टीज अगर हार गई हो तो यहाँ अंग्रेज सोचे कि ऐसी क्या संधि कर ले हम कि ज्यादा ज्यादा बेनिफिट आ जाए, उन कंडीशन क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस जोड़ दें कि हमारा भला हो जाए, हमारा तो मतलब ये समझ ले कि मतलब पूरा भारत हमारे कंट्रोल में आ जाए, इस तरीके की क्या डील की जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इतना तेज दिमाग तो एक इंसान लगा सकता है अभी, और उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, सबसे ज्यादा क्लेवर, सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक, तो उसी को बुलाया जाए। तब रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि जो बैटल ऑफ बक्सर से पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी बैटल्स हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी बैटल्स हुई हैं जिसमें पहले तो अकेले बंगाल के नवाब हारे, फिर उन्होंने धीरे धीरे, फिर उसके बाद जाके उन्होंने अलायंस बनाना शुरू किया था, ठीक है। तो शुरुआत में तो बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां हुई हैं खुद अकेले बंगाल के नवाब के साथ। मीर कासिम, हाँ उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं अवध के साथ क्या हुआ। तो अवध को ये कहा गया कि आप अपनी टेरिटरी अपने पास रखिए, ठीक है, और उसके बदले में आपको वॉर इंडेमनिटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, अवध had to pay a war indemnity of ₹50 lakh टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने कितने रुपए दिए, उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी का दिया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, दो इनके मेजर रीजन्स थे, ऐसे रीजन जहां जो दोआब रीजन में पड़ते थे, गंगा यमुना दोआब में पड़ते थे, कारा वाला रीजन, इलाहाबाद वाला रीजन, कारा और इलाहाबाद। सो लिखो कारा एंड इलाहाबाद वर टेकन फ्रॉम अवध, अवध से ले लिए थे ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने,
ठीक है, हाँ जी, उनको इसीलिए वापस बुलाया गया था। सो कारा और अवध, ये जो दो रीजन है ना, कारा और इलाहाबाद, ये दोनों कौन सा है, ये दोआब रीजन में पड़ता है। दोआब मतलब किसका, गंगा यमुना दोआब में पड़ता है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस एरिया है, बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है। तो जहां ज्यादा जो फर्टाइल एरिया होगा वहां पे प्रोडक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा, ठीक है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो ये उनके ऊपर वॉर इंडेमनिटी लगाई। तीसरी इनके ऊपर ये कंडीशन इंपोज की कि जो अवध है वो ब्रिटिशर का हमेशा दोस्त बन के रहेगा। अवध विल रिमेन इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश ऑलवेज। ठीक है, तो ये अवध के ऊपर कंडीशंस इंपोज की गई। हाँ, उस पर भी बात करते हैं वितु, तो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं ट्रीटी, उसके बाद। तो ये अवध के ऊपर कौन कौन सी कंडीशन लगाई गई, उनको जो है 50 लाख रुपए पे करना पड़ा। कारा और इलाहाबाद रीजन जो है अवध से ले लिया गया, ठीक है, और उनको ये बोला गया कि अब आप जो हैं हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश के दोस्त अवध के दोस्त, ब्रिटिश के दुश्मन अवध के दुश्मन, इस तरीके से आपको निभाना पड़ेगा। और ऐसा निभाया भी गया। माना जाता है 1856 तक, जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अवध को शामिल कर लिया गया था, ठीक है, तब तक अवध हमेशा दोस्त बन के रहा। और जब अवध को जो है मिस गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस का नाम लेकर आरोप लगाकर जब उनको शामिल किया गया, जब उससे छीना गया, तब जाके ये समझ में आया कि ये जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग तो कैसे हैं, पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ पावर को हड़पना चाहते हैं। चाहे इनको कोई भी क्लॉज चेंज करना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब बनाओ मुगल्स के साथ क्या क्या उनकी टर्म एंड कंडीशंस थी, वो लिखो जल्दी। सो फर्स्ट पॉइंट देखो, अब किस तरीके से उन्होंने जो मुगल बादशाह थे उनके अधिकार छीने, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां मुगल बादशाह लिख देना। सबसे पहले इनसे कहा कि अब आप दिल्ली आगरा में नहीं रहोगे, ठीक है। उनको रिलोकेट करने के लिए बोला गया कि आप यहां से शिफ्ट हो जाओ। अब शिफ्ट हो जाओगे तो कहाँ रहोगे, उनको दे दिया कारा और इलाहाबाद, कि कारा इलाहाबाद में जाके रहिए आप, दिल्ली आगरा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लिखो शाह आलम सेकंड was shifted to Kara and Allahabad region। मतलब दिल्ली की गद्दी इनसे खाली करा ली गई, ठीक है, और इनको पेंशन दे दी गई, ठीक है। ही बिकम a pensioner of British East India Company। इसके साथ साथ अब शाह आलम से, क्योंकि बंगाल उन्हीं का एक तरीके से प्रोविंस था, ठीक है ना, तो बंगाल के लिए भी जो डील हुई थी वो भी शाह आलम सेकंड से ही हुई थी। तो लिखो दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। Bengal, Bihar and Odisha were given to British East India Company, ठीक है।
उसके साथ साथ अब देखो इसे कहा जाता है, ये तो हो गए दीवानी राइट्स, जहां दीवानी राइट लिखा है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, दीवानी राइट्स, ठीक है। किस किस रीजन की, एरिया को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक। तो यहाँ पे पहले मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया कि आपको पेंशन दी जाएगी। पेंशन कितनी दी जाएगी? लगभग 26 लाख रुपए देने की बात की, ठीक है। उसके अब पेंशन दे दी उनको, अब उसके बदले में क्या कर दिया? दीवानी राइट्स ले लिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसका दीवानी राइट। दीवानी राइट का मतलब ये हो गया अब पूरा वहां जो रेवेन्यू है पूरे बिहार का, पूरे बंगाल का, पूरे उड़ीसा का, वो पूरा का पूरा बंगाल प्रोविंस, वहां का जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो ब्रिटिश देखेंगे, ठीक है। पहले सोचिए सिर्फ 24 परगना था, ठीक है। हाँ जी, अकबर सेकंड के बाद अकबर सेकंड वाज द लास्ट, उन्हीं की पेंशन रोक दी गई थी, वो तो उन्होंने राजा राम को भेजा था, ठीक है, मोहन रॉय जी को भेजा था। उसके बाद इन्होंने बिहार, जो बंगाल वाला जो रीजन है, यहाँ के निजामत राइट्स भी लिए थे, ठीक है। सो लिखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या had taken, ऐसे लिखो, also received निजामत राइट्स अब ब्रैकेट में लिखना फॉर अपॉइंटिंग डेप्यूटी निजाम, कि डेप्यूटी निजाम हमारा होगा, हम अपॉइंट करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजामत राइट भी ले लिए थे, ठीक है। और इन्होंने कहा था डेप्यूटी निजाम हमारा होगा, और डेप्यूटी निजाम से बिना परमिशन या बिना उनकी सलाह के जो मेन निजाम है जो बंगाल के नवाब की तरफ से होगा, ठीक है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक उस काम को डेप्यूटी निजाम अप्रूव ना कर दे। तो ये समझिए, दीवानी राइट तो पहले ही ले लिए, और निजामत राइट, निजामत का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, मिलिट्री, ये सारा सेफ्टी सिक्योरिटी वो निजामत में आता है, मतलब पुलिस और जो मिलिट्री का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, वो सारा निजामत में आता है। तो उसमें भी क्या कह दिया कि डेप्यूटी निजाम हमारा होगा, और डेप्यूटी निजाम के परमिशन के बिना, उनके अप्रूवल के बिना, उनके सजेशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। सो ये वी कैन से कि पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने फाइनेंसेस भी अपने पास रख लिए और निजामत के भी काफ़ी जो राइट थे अपने पास रख लिए। तो ये हो गए, और ये बहुत बड़ी शर्मनाक हार थी एक तरीके से कि मुगल बादशाह से उनकी जो कैपिटल थी, जो मेन उनका पावर सेंटर था दिल्ली आगरा वाला रीजन, वो छुड़वा दिया गया। बाद में 1771 के आसपास जो महाजी सिंधे थे, है ना, उन्होंने उनको उनकी पावर को रिस्टोर किया, उनको इलाहाबाद से निकालकर उनको दिल्ली के तख्त पर वापस बिठाया था, ठीक है। सो ये हो गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के मेजर क्लॉजेस। ये ध्यान रखना कि इलाहाबाद वाला जो रीजन है, कारा इलाहाबाद, यहाँ पे उनको भेज दिया गया, दिल्ली आगरा छुड़वा दिया उनसे, पेंशन दे दी गई, उसके बाद दीवानी राइट्स ले लिए उनसे, और निजामत में भी डेप्यूटी निजाम अपॉइंट करने का जो है राइट ले लिया। अब इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर लिखो, बंगाल। अब बंगाल के साथ तो क्योंकि कुछ क्या डील करेंगे, क्योंकि बंगाल को तो प्रोविंस समझ के शाह आलम सेकंड से ही साइन करवा लिए, ठीक है। तो 12 अक्टूबर से ये 12 अगस्त से ये संधि बननी शुरू हो गई, इसकी टर्म एंड कंडीशन बननी शुरू हुई, और फाइनल कंक्लूड कब हुई है? ये 16 अगस्त को कंक्लूड हुई है। तो ध्यान रखना, अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए आपसे कि किस दिन फाइनल जो कब साइन हुआ, तो 16 अगस्त को आप लगाना, अगर वो डेट पूछ लेता है तो, ठीक है। अब बंगाल में क्या लिखना है? डुअल सिस्टम वाज डुअल रूल इम्पोज्ड। डुअल रूल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक तरफ नवाब होंगे, ऑन द अदर साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब के पास होगा निजाम, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा दीवानी राइट प्लस डेप्यूटी निजाम। तो मोर और लेस हम यही कहेंगे कि राजा तो कौन बन गए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही राजा बन गई एक तरीके से, और ये सिर्फ नाम के ही नवाब रह गए। तो डुअल रूल इस्टेब्लिश यहाँ पर हो गया। तो ये हुआ
बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे कि बैटल ऑफ बक्सर का क्या रीजन रहा था, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर जो था, देखो बैटल ऑफ बक्सर के लिए यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देते हैं। अब हुआ क्या, अब हम बैटल ऑफ बक्सर का रीजन बता देती हूँ, क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिया था उस चीज को, इसलिए मैंने अभी दोबारा से उसको नहीं बोला। लेकिन आप चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखा देती हूँ, आप लास्ट में लिख सकते हो। अब आप तो उसमें बीच में कॉपी में ऐड नहीं कर सकते पेज को, ठीक है। तो आप क्या करना, जहां पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया उसी के आगे लिखना है आपको। तो हुआ क्या था कि जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद फिर मीर जाफर बन गए नवाब। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज हुआ कि इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम। आफ्टर दिस मीर कासिम become नवाब। ठीक है, अब मीर कासिम ने कुछ अपनी पॉलिसीज बनाई। मीर कासिम ने क्या किया, इन्होंने पूरे बंगाल रीजन में जो भी ड्यूटीज थी, जो भी टैक्सेस थे ट्रेड के ऊपर, वो सारे हटा दिए। ठीक है, सो ही रिमूव्ड ऑल ड्यूटीज फ्रॉम द ट्रेड ऑफ बंगाल। अब जैसे ही ये हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो फरमान जो 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था फ्री ट्रेड का, उसको तो छीन नहीं पाए वो। अब वही होता है ना कि या तो उस सामने वाले से उसके अधिकार छीन लो, अगर अधिकार नहीं छीन रहे तो जो बाकी बच गए उनको भी वो अधिकार दे दो, तो वो चीज कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जैसे कृष्णदेव राय का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक बार होता क्या, कृष्णदेव राय की 2 रानियां होती हैं, तो कहते हैं कि एक बार किसी ने योजना बनाई कि आपस में इनका थोड़ा गृह युद्ध करा देते हैं, थोड़ी अशांति फैला देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर एक हार, जिसे कहते हैं ना बड़े जो बहुत दुर्लभ जो हीरे होते हैं उनसे बना हुआ हार एक भेजा, और उन्होंने कहा कि ये, और दरबार में भेज के अपने दूत के हाथों ये कहलवा दिया कि ये जो है कृष्णदेव राय की सबसे प्रिय पत्नी के लिए। अब 2 पत्नियां, अब किसको प्रिय कह दे, दोनों में से किसको प्रिय कह के किसको वो हार सौंप दे। अब बड़ा असमंजस हो गया। अब दोनों रानियां कहीं कि वो सोचे कि मुझे मिलेगा, वो सोचे मुझे मिलेगा। अब कृष्णदेव राय परेशान हो गए, वो कह रहे क्या करे, ये तो लड़ाई हो जाएगी। अब दोनों में से किसी को भी हार नहीं दे सकते, और अगर दोनों में से किसी को भी नहीं दिया तो भी लड़ाई होगी। दोनों कहेंगे हम दोनों नहीं है तो कोई तीसरी होगी तुम्हारी, तो तुम उसको हार देकर आए हो। अब कह रही है तो बड़ी दुविधा हो गई, तो क्या किया जाए। फाइनली जो उनके दरबार के कुछ लोग थे, उन्होंने, जो सलाहकार थे, उन्होंने एक सुझाव दिया महाराज को, और उन्होंने कहा कि जब कोई बहुत विशेष चीज होती है तो उसके लिए सब मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षण बड़ा ज्यादा होता है। एक काम करो, उसकी विशेषता ही खत्म कर दो, तो जब वो सामान्य हो जाएगा ना तो रानियां खुद कहेंगी मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दो, ये सामान इसको दे दो, ये हार इसी को दे दो। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो बोले इसकी विशेषता कैसे खत्म की जाए। तो महाराज ने क्या किया, ऑर्डर दिया कि महल में जितनी रानियां हैं और भी, ठीक है, परिवार की जो भी महिलाएं हैं, वो जितनी दासियां हैं, दरबार में जितने लोग हैं, मंत्री वंत्री, सबकी पत्नियां, सबके लिए एक जैसे इसी सेम डिजाइन का हार बनवा दो। ठीक है, अब उतने वैसे दुर्लभ हीरे तो नहीं थे, लेकिन डिजाइन एकदम सेम बनवा दो। अब क्या किया, सारे डिजाइन सेम बनवा दिए और सबको आदेश दे दिया कि सारी एक ही दिन सबके से पहन के आ जाना। अब सारे एक जैसा हार पहन के घूमे। अब रानी, अब महाराज कहें बताओ दोनों में से किसको चाहिए ये हार, वो महारानी कहे कि तुम इसको दे दो, ये हार अब हमें नहीं चाहिए। क्योंकि विशेषता खत्म हो गई ना, सामान्य हो गया वो हार अब, क्योंकि दासियां तक पहन रही हैं उसे, नगर में जिसको देखे वही वो हार पहन के घूम रही है। तो महारानियों का आकर्षण खत्म हो गया, और दोनों ने महाराज से कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये हार, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या किया जाए, महाराज ने जाके वो
जो है मंदिर में देवी माता को समर्पित कर दिया, कह रहे ये बहुत अच्छा तरीका है। तो यही क्या किया, यही नवाब ने किया। उन्होंने कहा विशेष अधिकार जो है कंपनी के वो तो हम छीन नहीं सकते, तो इस अधिकार को सामान्य बना दो। जो रिमेनिंग जो है ट्रेडर्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स हैं, उनको भी बराबर के अधिकार दे दो। अपने नवाब हैं वो अधिकार दे सकते हैं। तो बीइंग अ नवाब उन्होंने क्या कर दिया, ट्रेड ही फ्री कर दिया सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्री ट्रेड फॉर ऑल। अब जैसे ये हुआ वैसे ही ब्रिटिशर के जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे वो खत्म हो गए। ट्रेड प्रिविलेजेस अपने आप खत्म होंगे ना। प्रिविलेज तो तब तक है जब तक मान लीजिए कोई एक पार्टी है उसे रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ रहा, ड्यूटीज नहीं लग रही हैं, लेकिन दूसरे लोग ड्यूटी पे कर रहे हैं, उनकी चीजें महंगी बिकेंगी, महंगी होंगी तो कम बिकेंगी। तो यहाँ तो उनको ट्रेड में लॉस हो रहा था इंडियंस को। अब क्या किया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया, इक्वल कर दिया, यूनिफॉर्म रूल कर दिया। अब इससे लॉस हुआ तो किसका हुआ, इससे लॉस हुआ बंगाल के जो नवाब थे उनकी ट्रेजरी का लॉस हुआ, क्योंकि खजाने में अब रेवेन्यू बिल्कुल कम आएगा, ट्रेड से तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और कंपनी को भी लॉस हुआ क्योंकि अब उनके जो सामान की जो कीमत थी वो भी इंडियन ट्रेडर्स के सामान की कीमत के बराबर हो गई, तो उनके प्रिविलेज भी खत्म हो गए। तो ये इन्होंने किया मीर कासिम ने। दूसरा इनका डिसीजन ये था कि इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम मुंगेर टू मुर्शिदाबाद, सॉरी मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मुंगेर कहां पर है, इट्स इन बिहार। ठीक है, और मुर्शिदाबाद ये बंगाल वाले रीजन में पड़ता था। और इसके पीछे लॉजिक यही था कि बंगाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ठीक है, वहां से मुर्शिदाबाद पास पड़ता है, तो जो कंपनी है उसका कंट्रोल ज्यादा रहता है, हर मामले में दखल करते हैं। तो राजधानी को थोड़ा दूर ले जाया जाए ताकि उनका जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए। तो कैपिटल जैसी ट्रांसफर हुई फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, तो इस बात से ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि राजधानी हमसे दूर ले गया, इसका मतलब जो नवाब है अब इसके मन में कुछ और है और ये हमारे फेवर में अब कम रहेगा और नवाबशिप से काम ज्यादा करेगा, मतलब अपनी अथॉरिटी में काम ज्यादा करेगा, तो हमारे फायदे का तो ये रहा नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, इसको रिप्लेस कर दिया जाए। सो अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस द नवाब। और किसको लाया जाए, तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले तो मीर जाफर ही ठीक था। ठीक है, मीर कासिम विद मीर जाफर, तो मीर जाफर को ही वापस लाया जाए। इसीलिए वो मीर जाफर को वापस नवाब बना देते हैं। और जैसे ही मीर जाफर को नवाब बनाया वैसे ही मीर कासिम को एक चीज लगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, ओवर पावरफुल हो चुकी है ना, कि ये जब चाहे किसी भी नवाब को बना सकते हैं, जब चाहे किसी भी नवाब को हटा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, यही इनकी पॉलिसी बंगाल के बाहर भी चलेगी और एक दिन ये पूरे जो भारत का जो बड़ा हिस्सा है उसके ऊपर राजा बन के बैठ जाएंगे। यहाँ पे ये कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव विजन जो है वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए इसी बात को लेकर इन्होंने अवध को अपने साथ मिलाया और फिर जो मुगल बादशाह थे उनको अपनी तरफ शामिल किया। और इनका एक ही उद्देश्य था उस टाइम पे कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से बाहर निकाला, भारत से खत्म कर देना है। ऑब्जेक्टिव इनका यही था। बैटल ऑफ बक्सर का मेजर ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकाल देना। ठीक है, और ये वो काम नहीं कर पाए, असफल हो गए, बल्कि ये हो गया कि सब पावर से बाहर निकल गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र राजा बनकर रह गए। सो बैटल ऑफ ये प्लासी, फिर मीर जाफर, फिर वापस मीर कासिम एंड अगेन मीर जाफर, और इसी वजह से फिर क्या हुआ, ये बैटल हुई। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ा बंगाल के बारे में। अब इसके बाद जो बाकी के जो अवध, तो इसके साथ ही डिस्कस हो गया क्योंकि हम रीजनल पावर्स पढ़ रहे थे, है ना। रीजनल पावर्स में बंगाल ये डिस्कस हो गया, अवध भी इसके साथ साथ डिस्कस हो गया।
अब बारी आती है किसकी, हैदराबाद की। तो हैदराबाद, फाउंडर का नाम तो हमने कल ही लिख लिया था, बस वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हैदराबाद, हेडिंग बनाइए हैदराबाद। अब जो हैदराबाद था, इट वाज फाउंडेड बाय आसिफ जहां, निजाम उल मुल्क, यहां पे नाम ऐसे लिखना, निजाम उल मुल्क। और पूरे ये मान के चले पूरे दक्कन में निजाम बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। नहीं, डेट नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कैपिटल कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर हुई। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड अंकित। और कब, 1724 में, 1724 में, ठीक है। अब जो आसिफ जहां थे ना, या निजाम थे, अब निजाम इनको मतलब इनके लिए निजाम शब्द ज्यादा यूज होता है जब भी नाम आता है निजाम, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो जब भी निजाम बोला जाए तो समझ लेना हैदराबाद के निजाम की बात हो रही है। सो ही रूल्ड, या निजाम रूल्ड फ्रॉम 1724 टू 1748। तो 1724 से लेके 1748 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। अब 1748 में इनकी डेथ हो गई, सो ही डाइड इन 1748। आफ्टर his death, a war of succession began in हैदराबाद। हैदराबाद में एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। अब ये किस किस के बीच में ये वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ, देखो इसको अंडरलाइन कर लो, वॉर ऑफ सक्सेशन, ये जो टर्म लिखा है आपने इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन, हाँ जी। अब ये सक्सेसर स्टेट की बात हो रही है, बंगाल, अवध और हैदराबाद। अब हैदराबाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसर स्टेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन किस किस के बीच में शुरू हुआ, तो एक तरफ इसके सन थे, उनका नाम था, यहाँ पे लिख देते सन ऑफ निजाम, और दूसरी तरफ ग्रैंडसन ऑफ निजाम। जो सन थे उनका नाम था नासिर जंग, और जो ग्रैंडसन थे उनका नाम था मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग इनके बेटे थे, मुजफ्फर जंग इनके ग्रैंडसन थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मतलब और फ्रेंच कंपनी, ये दोनों ही साउथ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। देखो बंगाल के साइड में तो फ्रेंच का सिर्फ एक ही सेटलमेंट था, एक ही बड़ी फैक्ट्री थी, उसका नाम था चंद्रनगर। लेकिन अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश ने बंगाल में बहुत सारे ट्रेड प्रिविलेजेस लिए हुए थे। जैसे 1651 में ही हमने बात की थी, तो शाह शुजा ने उनको हुगली में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का राइट भी दिया, साथ ही उनको जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये वाले क्षेत्र में उनको जो है फ्री ट्रेड भी दे दिया था। 1717 के फरमान से अगेन उनको यही जो है फ्री ट्रेड उनको और अप्रूवल मिल गया उनके ऊपर। तो बंगाल में जो दबदबा था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया में दोनों की जो पावर थी, दोनों की जो पोजीशन थी, दैट वाज मोर और लेस इक्वल, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन था, यहाँ पर दोनों ही कंपनीज जो थी वो पावरफुल थी और इक्वली
यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज और अपने सेटलमेंट्स को रन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच। अब यहाँ पे दो नाम आते हैं, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर सेंटर था मद्रास, और फ्रेंच का जो मेजर सेंटर था साउथ में, दैट वाज पौंडीचेरी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर सेंटर क्या था, दैट वाज मद्रास, एंड फ्रेंच के लिए था पौंडीचेरी। क्लियर। और साउथ में यहाँ पे कौन है, हैदराबाद है, यहाँ पे नाम लिख देती हूं, हैदराबाद, और यहाँ पे कर्नाटक। अब साउथ वाला रीजन, और देखिए ये वाली लोकेशन, हैदराबाद वाली जो लोकेशन है, क्यों ब्रिटिशर्स या फ्रेंच के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे हो गया कर्नाटक रीजन, और कर्नाटक रीजन से थोड़ा सा ऊपर जो ओडिशा वाला जो कोस्ट पड़ता है, इसे कहा जाता था नॉर्थ सरकार। और ये जो दोनों रीजन थे, एक तो नॉर्थ सरकार हो गया, उड़ीसा वाला कोस्टल रीजन, हो सकता है कभी आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले नॉर्थ सरकार ये कौन सा रीजन है, तो उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन था उसको नॉर्थ सरकार रीजन कहा जाता था। ठीक है, और कुछ इसमें हिस्सा आता था आंध्र का, जो नदर्न पार्ट आता था वो। और अगर कर्नाटक रीजन की पूछ ले तो उसमें तमिलनाडु का कोस्टल रीजन आता था, थोड़ा सा आंध्र वाला रीजन आता था। ठीक है, तो कर्नाटक रीजन, नॉर्थ सरकार, और इन दोनों पर कंट्रोल करता था हैदराबाद। ठीक है, अब ये दोनों एरियाज को अगर देखा जाए, ज्योग्राफिकली देखा जाए, तो कोस्टल ईस्टर्न कोस्ट जो था इंडिया का, वो हम मान सकते हैं कि किसके कंट्रोल में था, हैदराबाद के कंट्रोल में था। यहां पे कौन है, यहां पे बंगाल। अब बंगाल में तो वैसे भी उन्होंने अपनी पावर एस्टेब्लिश ऑलरेडी मतलब कर ही ली थी, ये मान के चलिए। यहां पे अवध, यहां हो गए मुगल्स, और अब अगर हैदराबाद भी उनके कंट्रोल में आ जाता है, और हैदराबाद के थ्रू नॉर्थ सरकार और कर्नाटक रीजन मिल जाते हैं, तो ये समझ लीजिए जिसके पास भारत का पूर्वी तट आ जाए, ईस्टर्न कोस्ट आ जाए, उसके पास ये एरिया जो है, यहाँ से जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंडोनेशियन आइलैंड्स बोलते हैं, या स्पाइस आइलैंड्स बोलते हैं, वो वाला जो रीजन जहाँ पे इंडोनेशियन आइलैंड लाइक जावा, सुमात्रा, बाली वाला जो रीजन है, वहाँ पर स्पाइसेस का ट्रेड हुआ करता था। तो साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड यहीं से, साउथ ईस्ट एशिया घूम के यहाँ से चाइना और जापान, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ही बनाना पड़ेगा मैप के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो दोनों रीजन है, उस ईस्टर्न कोस्ट में जिसका कब्जा हो गया, वो साउथ ईस्ट एशिया में भी ट्रेड करेगा, और उसके पास चाइना और जापान तक ट्रेड करने का पूरा पूरा रूट उसे मिल जाएगा। इसीलिए ये जो दोनों कंपनियां थी, फ्रेंच और ब्रिटिश, ये चाहते थे कि ये जो है एरिया हमारे कंट्रोल में हो जाए। ब्रिटिश अपने फेवर में चाहते थे, फ्रेंच अपने फेवर में। अब दोनों को मौका मिला भारत में। ठीक है, 1740 से ही उनको मौका मिल गया था हालांकि। ठीक, लेकिन जैसे ही हैदराबाद के निजाम की डेथ हुई, जब तक निजाम थे तब तक वो पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं किया, दोनों ने डिप्लोमेसी कर रहे थे, पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन निजाम के डेथ के बाद उन्होंने पॉलिटिकली इंटरफेयर करना शुरू किया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि अपने फेवर का निजाम बनाया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू सपोर्ट नासिर जंग। ठीक है, और फ्रेंच ने फिर किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मुजफ्फर जंग को। अब राइवल हैं तो एक अगर नासिर जंग का साथ देगा तो दूसरा मुजफ्फर जंग के साइड में जाएगा ही जाएगा। अच्छा, अब इससे एक जगह और वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया, मतलब हैदराबाद में उत्तराधिकार का जो युद्ध था, उस युद्ध ने एक जगह और उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू कर दी, और वो लड़ाई शुरू हुई कहाँ पे, कर्नाटक रीजन में। अब कर्नाटक से क्या लेना देना, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मुगल जो थे वो हैदराबाद के निजाम को भी अपॉइंट करते थे, और कर्नाटक रीजन जो था यहाँ के नवाब को भी अपॉइंट करते थे। और ज्यादातर क्या होने लगा, जैसे ही मुगल पावर कम होने लगी, वैसे ही क्या होना शुरू हो गया कि कर्नाटक रीजन जो था वो हैदराबाद के अधीन हो गया। तो निजाम ही नवाब को अपॉइंट कर देते थे, निजाम ही नवाब को अपॉइंट कर देते थे। ठीक है, अब जैसे ही निजाम की डेथ हुई
तो निजाम ने जो यहाँ पर जो अपॉइंट किया हुआ था अनवरुद्दीन, यहाँ पे जो कर्नाटक वाला जो रीजन था, यहाँ के नवाब थे अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन यहाँ के नवाब थे, निजाम के ने अपॉइंट किया था, उन्हीं के ऑफिसर थे, उनको अपॉइंट कर दिया था। अब जैसे निजाम की डेथ हुई वैसे ही अनवरुद्दीन के ऊपर भी सवाल उठने लगे। अब अनवरुद्दीन पे सवाल कैसे उठे? मराठास जो थे उन्होंने सोचा बहुत अच्छा समय है, हैदराबाद में तो लड़ाई हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, कर्नाटक रीजन में भी आपस में लड़वा दो। उनके कैद में थे एक पर्सन, उनका नाम था चंदा साहिब। मराठाओं की कैद में थे चंदा साहिब। और ये चंदा साहिब कौन थे? ये चंदा साहिब कर्नाटक रीजन के जो पूर्व नवाब थे, जो प्रीवियस जो नवाब थे यहाँ के, अनवरुद्दीन से पहले वाले जो नवाब थे, उनके ये जो है सन इन लॉ या ग्रैंडसन थे, उन्हीं के रिलेशन में थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी थे वो। तो नवाबशिप में नंबर आना किसका था? जो पहले नवाब थे उनका नाम था दोस्त अली, उनके बाद चंदा साहिब का नंबर आना था। लेकिन चंदा साहिब को कैद कर लिया मराठाओं ने। अब जैसे मराठाओं ने कैद किया वैसे ही कर्नाटक की जो गद्दी थी वो खाली हो गई। जैसे गद्दी खाली हुई तो निजाम ने अपने अधिकारी को बिठा दिया, अनवरुद्दीन को बिठा दिया। अब निजाम गया तो मराठा ने सोचा अच्छा मौका है, चंदा साहिब को छोड़ दिया जाए। चंदा साहिब, हाँ जी, थैंक यू गौरव। सो चंदा साहिब को छोड़ दिया। अब जैसे चंदा साहिब रिलीज हुए, कर्नाटक रीजन में आके उन्होंने अनवरुद्दीन से बोला कि गद्दी खाली करिए, क्योंकि ये तो मेरे अधिकार में आती है ना, ये तो हमारे अधिकार में आती है। हमें यहाँ पर जो है हमारे लिए तो मुगल बादशाह ने अप्रूवल दे दिया था, तो अब हैदराबाद के निज़ाम ही नहीं रहे तो तुम्हारा अप्रूवल कहाँ है? अब तुम्हारा कोई अप्रूवल नहीं है, अब हम यहाँ पर नवाब बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लड़ाई छिड़ गई। किस किस के बीच में? अनवरुद्दीन के बीच में और चंदा साहिब के बीच में। तो यहाँ एक और वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ। एक तरफ लिखते हैं नवाब ऑफ कर्नाटक और उनका नाम है अनवरुद्दीन, और दूसरी तरफ सन इन लॉ ऑफ प्रीवियस नवाब, और उनका नाम था दोस्त अली। ठीक है, प्रीवियस नवाब जो थे उनका नाम था दोस्त अली, और जो उनके सन इन लॉ थे उनका नाम था चंदा साहिब। ब्रैकेट में लिख लेना रिलीज्ड बाय मराठास। अब देखो रीजनल पावर कैसे एक दूसरे को कमजोर करती हैं। रिलीज्ड बाय मराठास। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है ना वो सेम रहेगा। मतलब एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नासिर जंग को सपोर्ट किया हैदराबाद में, ऑन द अदर साइड दे सपोर्टेड अनवरुद्दीन इन द कर्नाटक रीजन। ठीक है, उसी तरीके से फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया हैदराबाद में, एंड दे सपोर्टेड चांदा साहिब इन कर्नाटक रीजन। और यहाँ पर भी ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे उनको इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। बंगाल से पहले, क्योंकि यहाँ तो 1748 है, बंगाल में तो बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757। ठीक है, तो ये मान के चले कि बंगाल में प्लासी के लिए जो कॉन्स्पिरेसी की थी ना, उसके ग्राउंड्स उन्होंने यहाँ प्रिपेयर किए थे, यहाँ से सीख लिए थे उन्होंने वो कि किस तरीके से यहाँ के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर करना है। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पर इंटरफेरेंस है, इसने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रेज किया इन यूरोपियन कंपनीज का। ठीक है, अब ये जो है जो वॉर ऑफ सक्सेशन है, ये कर्नाटक वॉर जब हुए थे तो सेकंड कर्नाटक वॉर का एक बड़ा रीज़न बनता है। ये सेकंड कर्नाटक वॉर का एक बड़ा रीज़न बनता है। तो आप चाहें तो हम यहाँ पे कर्नाटक वॉर्स जो हैं उनको तुरंत डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उसको बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंच के साथ हुआ है। या एक काम करते हैं, अभी निपटा देते हैं उससे। तो लिखो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। ठीक है, लिखा देना, अभी एंग्लो फ्रेंच वॉर अभी कंप्लीट करा देते हैं, कर्नाटक वॉर्स।
अभी लिखा दें कर्नाटिक वॉर्स, बोलिए। चलो लिखो, हेडिंग बनाओ। एंग्लो फ्रेंच। ठीक, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। अब एंग्लो का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये हो गया फ्रांस। देखो, मुझे पढ़ाते हुए 9 साल हो गए, पहली बार मैं 2 चैप्टर्स को मिक्स करके पढ़ा रही हूँ, ठीक। अदरवाइज क्लासेस में क्या होता है कि एक साथ पहले सारे रीजनल जो पावर से मर्ज हुए उनके बारे में सारा पढ़ा दिया जाता है कि बंगाल में कौन नवाब बने, फिर उनकी नवाब की लिस्ट, फिर उसी तरीके से हैदराबाद में इतना ही पढ़ाया जाता है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के नाम तक, वॉर ऑफ सक्सेशन को यहाँ पर छेड़ा नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद हम सीधे फिर मैसूर, वहाँ पे कौन राजा हुए, तो उनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार वो सारी लिखाते हैं, और फिर लिखाते हैं कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर हो गया, उसमें फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी बक्सर हो गया, फिर मैसूर के अगेंस्ट मराठा सिख, एक सीक्वेंस में बहुत सारे युद्ध फिर पढ़ा दिए जाते हैं। अब पहली बार, अब मैं, क्योंकि हमारे पास मतलब लिमिटेड पोर्शन है और अच्छे से कंप्लीट करना है, सो आई थॉट कि 2 चैप्टर को मिक्स किया जाए। जिस रीजन की बात कर रहे हैं, जिस रीजनल पावर की बात कर रहे हैं, वहाँ की अथॉरिटी को डिस्कस करके वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की, वो सुप्रीमेसी भी तुरंत पढ़ रहे हैं। तो अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो जो बंगाल वाला जो पोर्शन था वो आपको अच्छे से समझ में आया कि हमने बंगाल के सारे नवाब एक साथ पढ़ लिए और तुरंत वहाँ पे ब्रिटिश सुप्रीमेसी पढ़ ली। अब इसी तरीके से हम हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि जो लड़ाइयाँ हुई थी वो हैदराबाद के साथ लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई किस के बीच में हुई थी? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि टेरिटरी तो हैदराबाद और कर्नाटक की थी ना, तो इंडियन रूलर्स की टेरिटरी में बाहरी 2 कंपनियां आपस में लड़ रही हैं। अब सोचिए, भारत में अगर आके दो देशों की सेनाएं भारत में आके लड़ना शुरू कर दे तो हम कैसे, ठीक है, तो हम कैसे उसको अलाउ कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर क्वेश्चन लग जाएगा ना, कि भाई हमारी टेरिटरी है और 2 देश की सेनाएं हमारे देश में आके कैसे लड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में उन दोनों कंपनीज ने ऐसा किया, ठीक है। तो इसने इसको हम इस कंटेक्स्ट में आपको इस अप्रोच के साथ इसको पढ़ना है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक में क्या तो वहाँ पे रूलर्स थे, कौन कौन निजाम और नवाब थे। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में, इस रीजन में इन 2 यूरोपियन कंपनीज ने कैसे अपनी सॉवरेंटी इस्टेब्लिश की, और दोनों में से फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच जो अभी मैंने डिस्कस की कि हम हैदराबाद और कर्नाटक रीजन के बेसिक पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर यूरोपियंस की सुप्रीमेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो रीजन वाइज हम चल रहे हैं, रीजन, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन, एंड देन सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश। इज इट क्लियर? इस अप्रोच के साथ समझ लोगे ना सभी? अगर ऐसे समझ में आ जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो चुका है इस चीज को समझने के लिए, तो ही हम एंग्लो फ्रेंच वॉर यहाँ डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं डिस्कस करेंगे। सो बताओ, मुझे अपना अप्रोच बताइए कि जो अभी मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया, उस अप्रोच से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि टफ नहीं लगेगा, उसकी टेंशन नहीं है, पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से ही। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, तो फिर पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो, सो एंग्लो फ्रेंच वॉर जो थे ये इट वाज अ सीरीज, है ना। ओके आदित्य, गौरव, ठीक है, तो फिर पढ़ लेते हैं। तो लिखो, इट वाज अ सीरीज ऑफ वॉर, सीरीज ऑफ वॉर्स in Carnatic region ठीक है। चलो इसको अभी शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
ज़्यादा डिटेल में नहीं, बाद में फिर मैं एक काम करूँगी, इसका पीडीएफ दे दूंगी और जो डिटेल्ड पीडीएफ होगा वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एक बार मैं डिस्कस करती हूँ, जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलना। सो इट वॉज अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन कर्नाटिक रीजन। तो कर्नाटिक रीजन में जो वॉर्स हुए, एक सीरीज हुई, मतलब कितने टोटल वॉर हुए, 3 वॉर हुए, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन और लिखो, दीज वॉर्स आर इंपॉर्टेंट एज भी लिख सकते हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं, ठीक है। एज they made the Europeans realize about, ऐसे एरो बना के छोड़ दो और फिर आगे से लिखना शुरू करिए, ठीक है। These wars made the Europeans realize, अब यूरोपियंस को क्या रियलाइज हुआ, द सुपीरियोरिटी ऑफ देयर आर्मी, या रुको पहली पॉइंट ये मत लिखो दे कुड इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन रूलर्स। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूं इस तरीके से कि आप बहुत अच्छे से समझ लो इसे। तो उनको ये जो वॉर है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो यूरोपियंस थे उनको बहुत कुछ रियलाइज हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे मेंशन किया वो ये कि उनको ये रियलाइज हुआ कि वो इंडियन रूलर्स की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, दखल अंदाजी कर सकते हैं। इंडियंस उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे बल्कि उनका सपोर्ट ही देंगे, सपोर्ट ही करेंगे, उनको शामिल कर लेंगे अपने साथ कॉन्स्पिरेसीज में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, जब ये शामिल हो जाएंगे, इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे और ऐसी नौबत आ गई कि इनको इंडियंस के अगेंस्ट में लड़ना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में इनकी जो एडवांस मिलिट्री फोर्स है वो बहुत सुपीरियर है, भले ही नंबर में कम हो, लेकिन स्ट्रेटजी वाइज, डिसिप्लिन वाइज, एडवांसमेंट वाइज वो कहीं ज्यादा बेटर है रादर देन द ट्रेडिशनल फोर्सेस ऑफ इंडियन रूलर्स, ठीक है। सो देयर मिलिट्री was superior than the large traditional armies the traditional forces of Indian rulers, ठीक है। इंडियन रूलर्स की जो ट्रेडिशनल आर्मी थी उससे कहीं ज़्यादा बेटर है या सुपीरियर है इनकी मिलिट्री। सो देयर मिलिट्री वो सुपीरियर, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर देना, ठीक है। और किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, ट्रेडिशनल फोर्सेस ऑफ इंडियन रूलर्स, जो इंडियन रूलर्स की जो लार्ज ट्रेडिशनल फोर्सेस थी उससे इसको कंपेयर किया जा रहा था, ठीक है। तो ये उनको रियलाइज हुआ। अब यहाँ जो रियलाइजेशन हुआ, इसी रियलाइजेशन का इस्तेमाल उन्होंने फिर कहाँ पे किया, बंगाल में किया, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, they learned about the weaknesses of Indian rulers and become confident और फोर्थ पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर देना, दे यूटिलाइज्ड their diplomacy in other regions such as
ब्रैकेट में अब नाम लिख दीजिए, पहले लिखो बंगाल, फिर मैसूर, मराठा एंड सिख एटसेट्रा। तो जो यहां से सीखा उन्होंने उसी को यूटिलाइज किया अपनी डिप्लोमेसी बनाकर इंडिया के अदर रीजन्स में, लाइक बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, तो ये सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बंगाल को वहाँ जोड़ देना जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद एक बार ये एंग्लो फ्रेंच वॉर डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट मैसूर, और मैसूर में जो वॉर हुए थे एंग्लो मैसूर वॉर, वो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी से पढ़ो इसको। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं इनको जल्दी से पढ़िए और मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एंग्लो फ्रेंच वॉर पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। जल्दी से पढ़ो इसे। कंफर्म करिए जल्दी, इसको पढ़ के फिर कंफर्म करना। डन, वेरी गुड। चलो, तो अब हम ये पढ़ लेते हैं। 3 वॉर्स हुए थे ये। ठीक है, इनको एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी जाना जाता है, और एंड ऑल्सो नॉन एज कार्नाटिक वॉर्स। तो जो फर्स्ट वॉर हुआ, तो लिखो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर की जो टाइम रेंज है दैट इज फ्रॉम 1740 टू 1748 एडी। ठीक है, 1740 से लेकर 1748 तक ये फर्स्ट कार्नाटिक वॉर हुआ। इसका रीजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ इसका रीजन क्या था। एक्चुअल में जो इसका इमीडिएट कॉज था, जो इमीडिएट रीजन जो हम बोलते हैं, वो इंडिया से नहीं था। यूरोप की कंडीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के राइवल, दोनों ने यूरोप में एक वॉर ऑफ सक्सेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, वहां पर एक एरिया पड़ता है, जगह पड़ती है, उसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। जो वहां की राजकुमारी थी, जो प्रिंसेस थी, उनका नाम था मारिया थेरेसा। ठीक है, और एक राजकुमारी को उत्तराधिकारी बनाना ये बड़ी बात थी। अब वो अपने उत्तराधिकार के लिए वो लड़ रही थी कि मुझे उत्तराधिकारी बनना है। अब किसी महिला को उत्तराधिकारी बनाना, इस बात के ऊपर ऑस्ट्रिया में जो है, जो आसपास के जो कंट्रीज या जो पावर्स थी, वो भी क्या हो गए, 2 ग्रुप में बढ़ गए। 2 ग्रुप में बढ़ गए। तो जो ब्रिटेन था वो मारिया थेरेसा के फेवर में था। ठीक है, अब जैसे फ्रांस ने देखा कि ब्रिटेन उसके फेवर में है, तो फ्रांस ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्रांस में जो मोनार्की थी, फ्रांस के जो राजतंत्र था, वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स मोनार्की है ना, उस टाइप के का मोनार्कियल सिस्टम था फ्रांस में। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में बात की, उसको अपोज किया।
और दोनों अलग अलग ग्रुप में शामिल हो गए, एक तरफ ब्रिटेन एक तरफ फ्रांस। अब ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन था ये यूरोप में 1740 से लेकर 1748 तक चला। अब यूरोप में दोनों की जो मेन जो अथॉरिटीज थी वो लड़ रही हैं, है ना, जो वहां की जो फोर्सेस थी ब्रिटेन और फ्रांस की, वो फोर्सेस लड़ रही हैं। ब्रिटेन से बाहर जहां जहां दोनों की कंपनियां थी वहां वहां दोनों की कंपनियां लड़ रही थी। लाइक अमेरिका में लड़ रही थी, इंडिया में लड़ना शुरू हो गया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में तो उतना ज्यादा नहीं था दोनों का डोमिनेंस, लेकिन अमेरिका और इंडिया दो जगह साथ में युद्ध शुरू हुए। तो रीजन इसमें क्या है? वॉर ऑफ सक्सेशन। इन ऑस्ट्रिया। और ये वॉर ऑफ सक्सेशन किसके लिए था? वहां की राजकुमारी थी, उनका नाम था मारिया थेरेसा, ठीक है। अब इनके दो ग्रुप बन गए, एक तरफ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फेवर में था, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटेन लिखेंगे सिर्फ, ब्रिटेन ये फेवर में था, और दूसरी तरफ फ्रांस ये अपोज कर रहा था, ठीक है। अब यूरोप में दोनों के बीच में लड़ाई हुई, यूरोप से बाहर दोनों के बीच में लड़ाई हुई, तो ये इसका मेन कॉज है। अब इंडिया में भी क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस की जो कंपनियां थी मौके ढूंढ रही थी कि क्या ऐसा मौका मिले हम दोनों यहाँ लड़ना शुरू करें। ये रियलिटी है। एक तरफ को जो फ्रेंच जो कंपनी थी वो लड़ने से बचना चाहते थे और ब्रिटिशर्स जो थे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। अब हुआ ये कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि दो एरियाज थे, एक था मद्रास और एक था पौंडीचेरी वाला रीजन, है ना। तो जो फ्रेंच कंपनी थी उनके भी जहाज मतलब आसपास के ही रीजन है, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो फ्रेंच के जो जहाज थे वहां पे जो गुड्स को कैरी करते थे, तो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, उनके जहाज अपने कैप्चर कर लिए। फ्रेंच के जो जहाज थे ट्रेड वाले वो कैप्चर कर लिए। जैसे ही फ्रेंच के जहाज कैप्चर हुए, फ्रेंच ने वहीं पर जो है उनसे कहा कि भाई नेगोशिएट करने की कोशिश की, उनसे कहा कि आप ये जो है हमारे जहाज छोड़ दीजिए और अदरवाइज ये बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं थी, वो चाहते थे लड़ो तुम युद्ध करो। अब आसपास के रीजन में जो फ्रेंच कॉलोनीज थी लाइक मॉरिशस हो गया, है ना, मालदीव वाला रीजन हो गया यहाँ पर, तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ से इन्होंने हेल्प मांगी फ्रेंच ने। अब इनके पास फ्रेंच के पास हेल्प पहुंच गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके मद्रास को कैप्चर कर लिया, पूरे मद्रास की घेराबंदी कर ली। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो उनके कुछ शिप्स को कैप्चर किया, लेकिन फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, फ्रेंच नेवी ने आके क्या किया, पूरे मद्रास को घेर लिया, ठीक है, मद्रास की घेराबंदी कर ली। अब मद्रास किसके रीजन में पड़ता था, ठीक, इसको फ्रेंच ने घेर लिया। अब मद्रास रीजन में पड़ता था कर्नाटक के नवाब के, टेरिटरी किसकी थी, कर्नाटक। अब कर्नाटक के नवाब की टेरिटरी है और दो कंपनियां लड़ रही हैं। अब देखो ब्रिटिश ने उकसाया, जैसे ही मद्रास की घेराबंदी हुई ब्रिटिश पहुंच गए कहाँ, अनवरुद्दीन के पास जो यहाँ के नवाब थे, और उनसे जाके कहा कि देखिए आपकी जो टेरिटरी है मद्रास, आपने खुद हमें यहाँ परमिशन, अब यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, आपकी परमिशन से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने आके मतलब फ्रेंच कंपनी ने आके मद्रास को पूरा घेर लिया है। अब ये तो आपकी सॉवरेंटी पे और आपके डिसीजन पर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब नवाब भड़क गए इस बात से और उन्होंने सीधी वार्निंग जारी की फ्रेंच कंपनी के लिए कि आप क्या करो, मद्रास को छोड़ दो, मद्रास की जो घेराबंदी है उसे खाली कर दो, रिलीज कर दो उसे, ठीक है। और जब नहीं, दोनों के बीच में सुलह नहीं हुई। अब फ्रांस सोचे कि भाई हमारा झगड़ा तो ब्रिटेन से है, तुमसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ ब्रिटेन फ्रांस को उकसा रहा है बार बार युद्ध करने के लिए, और दूसरी तरफ जाके अनवरुद्दीन को भड़का रहे थे फ्रांस के अगेंस्ट में। और हुआ ये कि दोनों की सेनाएं तो आपस में लड़ी नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस की तो आपस में उतनी ज्यादा लड़ी नहीं। लड़ाई किस किस के बीच में हो गई, लड़ाई हो गई नवाब के बीच में और फ्रेंच के बीच में। और कहा जाता है कि फ्रांस के पास लगभग सिर्फ 3-4 हजार की सेना थी, फ्रेंच कंपनी के पास
और नवाब के पास लगभग 50,000 की सेना थी, और फ्रेंच कंपनी ने नवाब की इतनी बड़ी फोर्स को हरा दिया। और जब पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में इन यूरोपियन कंपनीज ने डायरेक्टली इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया और इंडियन रूलर्स के साथ युद्ध किया, बैटल हुई है ना, और उसमें उसको हरा दिया गया। अब ये एक आई ओपनर वॉर माना जाता है जहां पर इतनी लार्ज ट्रेडिशनल फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड और एक एडवांस फोर्स हरा दे। अब ये जो था, चाहे इसमें फ्रेंच जीत गए हों या फ्रेंच का पलड़ा इसमें भारी रहा, लेकिन फिर भी ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। इसमें यूरोप और ब्रिटेन दोनों को ये रियलाइज हो गया कि हमारी फोर्सेस जो हैं इंडियन रूलर्स को टैकल कर सकती हैं, चाहे इनकी जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं, है ना, इन द नंबर, लेकिन हम इनको हरा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस यहाँ से रेज हो गया। तो ये जो फर्स्ट बैटल है इसे कहा जाता है, ये जो फर्स्ट बैटल है इसे सेंट थोम के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल इज नॉन एज बैटल ऑफ सेंट थोम। मैं इसका पूरा आपको पूरा एक टेबल आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, आज शाम तक। ठीक है, अभी इसको समझ लीजिए। तो जो फर्स्ट बैटल हुई इसमें कौन हार गए? नवाब हार गए। तो यहां पे स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखो, दिस वॉर इज considered as an eye-opener war it proved that a small but disciplined and advanced force could defeat a large traditional force. तो ये फर्स्ट बैटल हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो नवाब की सेना थी वो हार गई, फ्रेंच जीत गई। ये ध्यान रखना कि क्या इशू था, ठीक है। बैटल ऑफ सेंट थॉम। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कार्नाटिक वॉर लिखिए। अच्छा, सेकंड कार्नाटिक वॉर से पहले एक चीज और बता देती हूँ कि क्योंकि ये वॉर शुरू हुआ था कहाँ से, ये वॉर यूरोप से शुरू हुआ था, तो खत्म भी कहाँ से होगा? यूरोप से ही खत्म होगा। तो 1748 में जब यूरोप में जब सुलह हो गई दोनों ग्रुप्स के बीच में और मारिया थेरेसा को जब वहां पर एज अ सक्सेसर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। नहीं, देखो डेटा वेरी करता है सुनील, कहा जाता है लगभग 3000 के आसपास की फोर्सेस थी उनकी, ठीक है। सो इन 1748 एक ट्रीटी हुई यूरोप में और उस ट्रीटी का नाम है एक्सला चैपल। तो वहां पे जब वो वॉर खत्म हुआ 48 में, तो उसी संधि से, उसी ट्रीटी से बाहर जहां जहां दोनों की कंपनियां लड़ रही थी वहां पर भी ये वॉर खत्म हो गया। तो यहां पर लिखो, दिस वॉर वाज एंडेड, स्टार मार्क करके लिखना, दिस वॉर वाज एंडेड विद द ट्रीटी of Aix-la-Chapelle। ये 1748 में कंक्लूड हुई, ठीक है। 1748 एक्सला-चैपल। तो आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट जो कार्नाटिक वॉर था वो कब हुआ, ठीक है। बैटल का नाम याद रखना। उसके बाद मतलब फर्स्ट जो बैटल है अडियार रिवर के आसपास वाला जो रीजन है यहाँ पर, और इसे बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ सेंट थोम। तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर बैटल ऑफ सेंट थोम, रीजन यूरोपियन रीजन था। ट्रीटी कौन सी थी? ठीक है, ट्रीटी का नाम था एक्सला-चैपल। थैंक यू सो मच मनीष, एंड सेम टू यू। आप सभी को और सभी के परिवार को हैप्पी छठ पूजा। थैंक यू।
चलिए अब हम ये ध्यान रखना, ठीक है। अब लिखो सेकंड कार्नाटिक वॉर। सेकंड कार्नाटिक वॉर। अब सेकंड कार्नाटिक वॉर ये कब से कब तक हुआ? तो 1749 में शुरू हो गया और ये लगभग चला 1754 तक चला, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन इंडियन था यहाँ पर, उसमें यूरोपियन कॉज था और ये इंडियन रीजन था, वॉर ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब देखो पिछला जो वॉर हुआ था, है ना, उसमें सीख उनको क्या मिली कि हम बड़ी फोर्सेस को हरा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन अगले ही साल क्रिएट हो गई, जैसे ही 1748 में वहां पे ट्रीटी से एक बार युद्ध खत्म हुआ, 1748 में हैदराबाद के निजाम की डेथ हो गई, उधर से मराठास ने चांदा साहिब को रिलीज कर दिया और हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह पे वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, वो शुरू हो गया। तो नेक्स्ट ईयर ही दोबारा से वॉर में एंगेज हो गए और अब यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के, जो लास्ट वॉर में कोइंसिडेंस हुआ कि युद्ध लड़ना पड़ा, इस बार क्या हुआ? इस बार डिप्लोमेसी की गई, इस बार कॉन्स्पिरेसी की गई, जो पिछली बार से सीखा उस कॉन्स्पिरेसी को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक ने सपोर्ट किया ब्रिटिश ने और दूसरे को सपोर्ट किया किसने? फ्रेंच ने। दोनों कंपनियां आमने सामने, दोनों एक एक भारतीय जो है, जो कैंडिडेट्स थे, जो दावेदार थे, सक्सेसर बनना चाह रहे थे, उनके साइड में हो गए दोनों। अब देखो यहाँ पे ब्रिटिश जीते या फिर फ्रेंच जीते, ये एक तरफ मायने रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो भी जीतेगा ना, उसने एक बात तो साबित कर ही देनी है कि आप इसलिए जीत गए क्योंकि यूरोपियन साथ थे आपके, आप इसलिए जीत गए क्योंकि यूरोप की जो एडवांस फोर्सेस थी वो आपके साथ थे, और यहीं से ग्राउंड्स प्रिपेयर होते हैं फॉर सब्सिडरी अलायंस आगे जाके, ठीक है। हाँ, वो एक्सचेंज होता है वहां पर, ठीक है, मद्रास को छोड़ दिया जाता है फिर, ठीक है। चलो, तो वॉर ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक रीजन, यहाँ पे जो बैटल होती है उस बैटल का नाम क्या है? जो बैटल है उसको कहा जाता है बैटल ऑफ अंबर। इसे बैटल ऑफ अंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस बैटल का रिजल्ट क्या रहा? अब मैं यहाँ पे एक बार नाम लिख देती हूँ, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक तरफ नासिर जंग थे, दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग थे, फिर एक तरफ यहां पर थे अनवरुद्दीन और यहां चंदा साहिब। अब ये जो ग्रुप था हैदराबाद और कर्नाटक का, इसको सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच और इसको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो क्या इसका रिजल्ट निकला कि जो अनवरुद्दीन थे इनकी डेथ हो गई। अब जैसे इनकी डेथ होगी तो सीधी सी बात है, अब किसको नवाब बना दिया जाएगा? चंदा साहिब को बना दिया जाएगा। इधर नासिर जंग हार गए तो इधर कौन बन गए? मुजफ्फर जंग बन गए। तो दोनों ही कंडीशन में जो फ्रेंच थे इनका पलड़ा भारी हुआ, फ्रेंच जीत गए। लेकिन अब ये ब्रिटिश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई उनके पक्ष के दोनों जीत गए, एक तरफ अनवरुद्दीन मारे गए, चंदा साहिब को मौका मिल गया, दूसरी तरफ नासिर जंग हार गए तो मुजफ्फर जंग को मौका मिल गया। अब ब्रिटिश इस चीज की प्लानिंग करने लगे कि किस तरीके से अब हम चीजों को अपने पक्ष में करना शुरू करें, ठीक है। और फिर बहुत ही जल्दी मुजफ्फर जंग वाज असैसिनेटेड, मुजफ्फर जंग को मार दिया जाता है, ठीक है। और जब उनको मार दिया जाता है, जब बात आई कि अब दूसरा अगला निजाम अपॉइंट करना पड़ेगा, तो अगला जो निजाम था वो भी कौन थे? वो भी किसके फेवर वाले बने? वो भी फ्रेंच के फेवर वाले बने, ठीक है। सुनील क्या कह रहे हो? छठ हॉलीडेज चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इशारा है ये कि छठ की छुट्टी कर दी जाए। छुट्टी रहेगी, कल से छुट्टी है आपकी, 3 दिन की छुट्टी है 28 तक, ठीक है।
आप यही जानना चाह रहे थे? हाँ, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इस वॉर में जो फ्रेंच थे ना वो थोड़े से सुपीरियर रहे। ठीक है, फ्रेंच थोड़े सुपीरियर रहे, और फ्रेंच की तरफ से जो लीड कर रहे थे उनका नाम था डुप्ले। तो डुप्ले की जो डिप्लोमेसी थी वो इसमें काम आई और ये जीत भी गई काफी हद तक। तो डुप्ले को, इसका रिजल्ट ये माना जाता है, डुप्ले को पूरे डेक्कन और साउथ इंडिया का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है मुजफ्फर जंग के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके फेवर वाले थे, वो जीत गए थे। तो यहां पर लिख दीजिए रिजल्ट में, फ्रेंच कंपनी remained superior in this war and Dupleix was appointed as governor of Deccan and साउथ इंडिया। लेकिन इनकी जो सक्सेस थी वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। डुप्ले के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि भाई जो है आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो वॉर में। ठीक है, तो डुप्ले को गवर्नर, यहाँ ये एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछा जा सकता है कि जो कर्नाटिक वॉर हुआ था उसके बाद डेक्कन और साउथ इंडिया में किसको गवर्नर अपॉइंट किया गया था? तो डुप्ले वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसको रीजन था वॉर ऑफ सक्सेशन, हैदराबाद का और कर्नाटिक रीजन का। बैटल ऑफ अंबर इसे कहा जाता है। ईयर ये है 48 से 54। ठीक है, और रिजल्ट इसका क्या रहा कि जो फ्रेंच कंपनी थी वो थोड़ी सुपीरियर रही और डुप्ले को गवर्नर अपॉइंट किया गया। और ये जो अब इसके बाद एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को क्या कहा जाता है बताओ? यहाँ पे ये वॉर खत्म होता है। तब तक नेक्स्ट लिखो, तीसरा, थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर, देखो जितना जितना हम फैक्ट पढ़ रहे हैं ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और मैं एक टेबल आपको दूंगी, उस टेबल में बस एक दो चीजें हम और ऐड कर देंगे, लाइक जो दोनों तरफ से मिलिट्री कमांडर्स थे उनके नाम हम ऐड कर देंगे। तो एक प्रॉपर एक टेबल बना के और उसका PDF आज शाम तक ही मैं आपके पास भेज दूंगी। ठीक है, डुप्ले को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो वो टेबल पढ़ लोगे बस, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। तो ये जो वॉर हुआ 1756 से लेके 1763 AD तक चला, 7 इयर्स तक चला। ठीक है, अब इसका भी कॉज लिख लेते हैं, रीजन। तो इसका रीजन क्या रहा? यूरोप का 7 इयर्स वॉर। अगेन ब्रिटेन और जो फ्रांस था दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। सो यहां पे रीजन लिखो, 7 इयर्स वॉर इन यूरोप। तो यूरोप में जो 7 इयर्स वॉर हुआ उसी का एक्सटेंशन था इंडिया में थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, यहां पे लिख दो ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस। एक लाइन यहां पे लिख लो, लिखो थर्ड कर्नाटिक वॉर was extension of European 7 years war in India। या इतना भी, बस वॉर तक भी कंप्लीट कर सकते हो इसको। इंडिया में एक्सटेंशन था ये, जो यूरोप का 7 इयर्स वॉर था उसका। ये हो गया रीजन। अब यहां पर दोनों की जो आर्मी थी,
वहां पे देखो दोनों शासन लड़ रहे हैं और यहाँ पे कंपनीज दोनों लड़ रही हैं, दोनों के बीच में दुश्मनी। ठीक है, हाँ जी, डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। अच्छा, तो अब इसका रिजल्ट क्या रहा इस वॉर का, और ये जो बैटल है उसको क्या कहा जाता है वो भी। तो एक काम करो, पहले बैटल का नाम लिख लो, बैटल ऑफ वांडीवाश कहा जाता है इसे। अब रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट में ब्रिटिश जीत गए इस बार, ब्रिटिश वॉन द बैटल। और आउटकम लिखिए इसका। देखो, एक होता है रिजल्ट और एक होता है आउटकम। आउटकम हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी उसमें ऐड कर देते हैं रिजल्ट में। हाँ, ठीक है, तो अब यहां पे लिखिए आउटकम में, इट वॉज अ डिसिजिव वॉर। डिसिजिव वॉर का मतलब होता है एक निर्णायक युद्ध था। अब निर्णय क्या हुआ इसमें, निर्णय ये हुआ कि ब्रिटिश और फ्रेंच, इन दोनों कंपनीज में से इंडिया में अब कौन यहाँ पर रूल करने वाला है, कौन यहाँ पे सुप्रीम रहेगा और कौन यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, सो इट वॉज अ डिसिजिव वॉर, इट डिसाइडेड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रेंच कंपनी को भारत से बाहर जाना पड़ा, एक ट्रीटी हुई यहां पर, उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस की संधि हुई और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक क्लॉज इसमें यह जोड़ा गया कि फ्रांस जो है वो भारत से बाहर चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 सेटलमेंट्स फ्रांस की भारत में रहेगी। ठीक है, फ्रेंच कंपनी had to leave from India. They just had 2 major, या they just left with, ऐसे लिखो, सिर्फ उनके पास 2 एरियाज छूट गए। they just left with, यहाँ पे बस ये वर्ड चेंज कर देना, they just left with, कि उनके पास क्या रह गया। they just left with 2 major centers। अब उन सेंटर्स के नाम लिख लीजिए, एक लिखो चंद्रनगर और दूसरे का नाम लिख लीजिए पौंडीचेरी। तो 2 सेंटर उनके रह गए बस। एक क्लॉज इसमें यह भी रखा गया कि वो किसी भी इंडियन रूलर के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक अलायंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिखो, फ्रेंच वर रिस्ट्रिक्टेड टू मेक या टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन with Indian rulers। with Indian rulers। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। 1756 से लेके 1763 तक ये वॉर हुआ। ये नोट डाउन हो जाए तो मुझे कंफर्म कर देना। कंप्लीटेड। फ्रेंच इंडिया से बाहर सिर्फ 2
इनकी फैक्ट्रीज रह गई चंद्रनगर बंगाल में और पौंडीचेरी इधर साउथ में, और डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी के साथ आप नहीं रख सकते। तो ये हो गए 3 कार्नाटिक वॉर्स। तो यहाँ हमने 3 जो सक्सेसर स्टेट्स थे, रीजनल पावर्स थी, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो नाम यहाँ पर लिखेंगे रीजनल पावर्स में, उसमें हम लिख लेते हैं कौन सा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पे लिख देते हैं रीजनल पावर्स। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में एक तो हमने लिखा था राजपुताना, तो इनको अलग से एक एक रॉयल फैमिली जैसा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है। दूसरा हमने लिखा था केरला, एंड थर्ड वन वाज मैसूर। ठीक है, तो ये बस नाम या काफ़ी है। अब इसके बाद केरल लिखो, केरल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। केरल के किस रीजन के किंगडम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके कौन से रूलर थे। तो केरल के बारे में लिखिए, और केरल में भी मेनली त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर वाला जो रीजन है वो केरल के सबसे लास्ट में, मतलब एकदम सदर्न पार्ट है, वो सदर्न पार्ट में, ये जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे है त्रावणकोर। तो लिखो, इट वॉज द सदर्न मोस्ट किंगडम ऑफ केरला। इसके जो मोस्ट पॉपुलर जो रूलर हुए उनका नाम था राजा मार्तंड वर्मा, द पॉपुलर रूलर। ये पॉपुलर भी थे और पावरफुल भी थे। ठीक है, पावरफुल एज वेल। उनका नाम था, वो नाम लिखिए, राजा मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड वर्मा। ठीक है, राजा मार्तंड वर्मा काफी पॉपुलर रूलर रहे। अब ये किस लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो एक बैटल के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी तारीफ थोड़ा सा कर देते हैं, इनके जो अचीवमेंट है उनके बारे में हम मेंशन कर देते, थोड़ी प्रेज तो बनती है। तो लिखो, ही इज नॉन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट या ऑफ द रीजन, एंड एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल, ये जो बैटल हुई थी किस किस के बीच में हुई थी, ये त्रावणकोर वर्सेस डच, और इस बैटल में त्रावणकोर जीत गया था, इसीलिए पॉपुलर हुई है। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, ही इज नॉन फॉर द बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल, ठीक है, ये 1741 में हुई थी ये बैटल। ये पहले इंडियन स्टेट थे जिन्होंने किसी यूरोपियन कंपनी को हराया था। ठीक है, अब इनके बाद एक और बहुत पॉपुलर रूलर हुए। ठीक है, लिखो, द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ त्रावणकोर वाज द मोस्ट
पॉपुलर रूलर ऑफ Travancore was राजा राम वर्मा। ठीक है, और इनको धर्म राजा राम वर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हाँ जी, डच जो है, डच को हराया था इन्होंने साउथ से, तो काफ़ी जो है सप्रेस कर दिया था डच को। बाद में डच और ब्रिटिश के बीच में एक वॉर हुआ था, बैटल ऑफ चिंसूरा। ठीक है, तो वहाँ पर दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, और उस संधि में ये डिसाइड किया गया था कि डच जो है भारत छोड़ देंगे, और साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडोनेशियन आइलैंड है, ठीक है, वहाँ से जो वहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेटलमेंट है ना, वो सारी डच रख ले, और डच की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इंडिया में वो सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दे, और भारत से बाहर निकल जाए। और तब जो है डच भारत से बाहर निकल गया था। तो बैटल ऑफ चिंसूरा हुई थी। तो मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ त्रावणकोर वाज राजा राम वर्मा। ही वाज नॉन एज धर्म राजा राम वर्मा। ही वॉज नॉन एज धर्म राजा राम वर्मा। और इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपांशन के बजाय एजुकेशन और डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में जो त्रावणकोर था वो माना जाता है इट बिकम द सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है, सो ड्यूरिंग हिज रीन, लिखो, ड्यूरिंग हिज रीन Travancore become center of scholarships। सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो ये हमने केरल के बारे में पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम मैसूर पढ़ेंगे, और फिर मराठा और सिख, मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी तो उसमें ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ हो गई कि हम रीजनल पावर और सुप्रीमेसी जो वाला जो टॉपिक है उसको साथ में कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर ब्रिटिश पॉलिसीज़ और जो थर्ड फेज़ है जो हमने डिस्कस किया था, थर्ड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम ब्रिटिश पॉलिसीज़, उनकी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पढ़ेंगे, और उसमें हम पीजेंट और ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्लास और हमें ब्रिटिश सुप्रीमेसी के लिए चाहिए और रीजनल पावर्स के लिए चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़। तो ज़्यादा ये वो फेज़ है जहाँ पे ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और लॉट्स ऑफ डेटा इज़ देयर टू रिमेंबर। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, आगे के टॉपिक बहुत स्पीड में चलेंगे, तो उसके लिए वरीड नहीं होना बिल्कुल भी। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए ट्राइबल रिवॉल्ट्स हो गए, पीजेंट्री रिवॉल्ट हो गए,